अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, 4 जून को जब से परिणाम आया है, एक शब्द है जो बड़ा प्रचलित है, भीतर घात। किसने किसके साथ कर दी? और एक नया शब्द भी आ जाया है, जयचंद। क्यों आया है? किसके लिए आया है? और क्या ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब से उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बीजेपी में भीतरघाती और जयचंद तलाशे जा रहे हैं। और अपने यहाँ ही नहीं, सहयोगी भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं जयचंदों को तलाशने की। क्या वाकई में बीजेपी को कोई बड़े भीतरघात का सामना करना पड़ा? बहनों भाइयों, आप में से बहुत लोग को याद होगा, मैंने तब भी कहा था, चुनाव के दौरान भी, कि बीजेपी को भी वही बीमारी लग गई जो विपक्ष को कभी हुआ करती थी, भीतरघात की, गुटबाजी की। बीजेपी उत्तर प्रदेश में उसी का घनघोर सामना कर रही है। आज चर्चा भीतरघातियों पर। बहन भाइयों, भीतरघाती और जयचंद, ये उत्तर प्रदेश में इन दिनों परिणाम आने के बाद बड़ा प्रचलित शब्द है और इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि जो हारा है उसके लिए ये 2 शब्द रामबाण हैं। ये कहकर वो अपने सारे कर्मों से पल्ला झाड़ लेता है, अपनी हार को भी जस्टिफाई करता है और ये बताता है सब जयचंदों ने किया। जयचंद एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जिसको लेकर हर कोई, जिसकी आड़ में अपनी हर गलती को छिपा लेना चाहता है, हर धोखे को छिपा लेना चाहता है, हर नकारात्मकता को छिपा लेना चाहता है और अपने लिए गए गलत फैसलों को भी जयचंद की आड़ में छिपा लेना चाहता है। बहनों भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय भी नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी पैमाने पर भीतरघात का सामना करना पड़ा, गुटबाजी का सामना करना पड़ा और जयचंदों की तो भरमार है। लेकिन यह पहलू कब जागृत हुआ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2019 में जनरल इलेक्शंस में भीतरघाती नहीं थे? तब क्या जयचंदों की कमी थी? भाई, तब कम रहे होंगे लोग, थोड़ा अभी ज्यादा आ गए हैं, यही तो फर्क हुआ है। लेकिन क्या 2019 और 22 में ये जयचंदों ने या भीतरघातियों ने कोई काम नहीं किया जो 2024 में किया? हुई है भीतरघात, वो स्वाभाविक है। जब भी कोई पार्टी सत्ता में रहती है, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं इतनी भीषण और इतनी विकराल होती हैं कि वो गुटबाजी में कब पता चल जाती है पता नहीं चलता, और कब अपने ही पैर काटने लगती है ये भी नहीं मालूम चलता। ये तब पता चलता है जब परिणाम आते हैं। ताजा मसला है संगीत सोम और संजीव बालियान का, और उसमें एंट्री हो गई है राष्ट्रीय लोकदल की। जब ये 2 दिग्गज लड़ रहे थे, बालियान और संगीत सोम, एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, एक दूसरे को कसूरवार बता रहे थे, तो संगीत सोम ने आरएलडी पर भी सवाल खड़े किए। वही सवाल जो मैंने 4 तारीख को डिबेट में अनिल दुबे से पूछा था कि भैया, अपनी 2 जीत के निकल गए हो, इनकी तो सब हार गए अगल बगल। तो संगीत सोम ने कहा, ये तो मलाई खा के निकल गए, बीजेपी तो हार गई, कोई फायदा नहीं हुआ। ये ऐसा बीजेपी का मत है, बीजेपी के पूर्व विधायक का मत है। तो राष्ट्रीय लोकदल ने कहा संगीत सोम जयचंद है। क्या है? जयचंद। और काफी भला बुरा आरएलडी ने भी कहा। और बीजेपी के अब तक 8 से 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, राजवीर सिंह राजू से लेकर साक्षी महाराज से लेकर बड़े बड़े नेता भीतरघातियों से परेशान हैं और बयान दे रहे हैं कि हमको किसी और ने नहीं, भीतरघातियों ने हराया। क्या ये वाकई में सच है या सिर्फ सिक्के का एक पहलू है? एंटी इनकम्बेंसी, शिक्षा, रोजगार, काम धंधे की कमी, नकारात्मक माहौल, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं, अग्निवीर, क्या ये सब मुद्दा नहीं था? क्या भीतरघाती बीजेपी के भीतर इतने ताकतवर हैं कि वो बड़ी माइटी पॉलिटिकल पावर बीजेपी को हरा सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये बड़ी अचरज भरी बात है, क्योंकि लोग तो कहते थे कि नहीं नहीं, बीजेपी तो का एक ही प्रत्याशी है, वो है कमल। लेकिन कमल फिर अपने दम पर क्यों नहीं जीत पाया? इसका मतलब भीतरघाती कमल पर भारी हैं। ऐसा अगर ये प्रत्याशी लोग जो चुनाव लड़े हैं
उनकी बात तो मानी ही जानी चाहिए। तो अब 2-3 फैक्टर हैं आज की डिबेट में। एक, राष्ट्रीय लोकदल के आने से बीजेपी को फायदा हुआ कि नुकसान? तो बात तो जो है संगीत सोम वाली कुछ ज्यादा ठीक लग रही है, लेके निकल गए, फंस गई बीजेपी। राजभर काम नहीं आए, निषाद काम नहीं आए, अपना दल अनुप्रिया पटेल किसी तरह गिरते पड़ते जीती। यानी बीजेपी के लिए सहयोगी दल लाइबिलिटी हो गए, असेट नहीं बने। क्या ये सच है? परिणाम से तो यही लग रहा है। चाहे आप वाराणसी देख लीजिए, पटेलों का देख लीजिए, भूमियारों को देख लीजिए, राजभर का देख लीजिए। इवन कि राजभर जी के सुपुत्र जो खुद लड़ रहे थे वो हार गए, निषाद जी के सुपुत्र लड़ गए थे, खुद हार गए, अनुप्रिया पटेल किसी तरह जीत पाई, बगल वाली सीट हार गई रॉबर्ट्सगंज। जयंत चौधरी इस मामले में ठीक रहे, 2 लेके निकल गए। बीजेपी कैराना हार गई, बीजेपी मुजफ्फरनगर हार गई, बीजेपी नगीना हार गई, सहारनपुर भी हार गई, और भाई बागपत और बिजनौर लेके मंत्री कहाँ? केंद्र में, और एक राज्य में भी मंत्री। तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं की पीड़ा क्या गलत है? और अगर कोई पीड़ा कहे तो उसे जयचंद कहा जाएगा। कुछ स्टेटमेंट सुनिए, आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मैंने तो आज तक आप लोगों से नहीं कहा मुझे संजीव बालियान जी ने चुनाव हराया। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि संजीव बालियान जी के कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए काम नहीं किया। मैं अगर कोई बात भी कहनी होती है तो अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ। मैं चुनाव अपनी कमी से हारा हूँ, अपनी कमी दूर करूंगा। लेकिन नुकसान तो हमें हुआ, लेकिन उसका नुकसान का कारण लोकदल है, मैं ये नहीं कह सकता। वो जांच का विषय क्यों हुआ। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के हैं, और संगीत सोम को जयचंद कहने वाले रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर लीडर हैं और व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हिलाल अहमद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और केपी मलिक साहब जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को आगे